बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन सम अदर वेक्टर फार्मूले उसके ड्राइव किए थे और उसके लिए हमने कोई मेरा ख्याल उसको अप्लाई भी किया था। इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट है। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शंस ऑफ -2i + 3j + 7k ऑन दिस। इस वेक्टर का वेक्टर और स्केलर प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे लेने हैं हमने। तो हम इन दोनों वेक्टर्स को ए बी और एक को ए और दूसरे को वेक्टर बी सपोज कर लेते हैं। लेट वेक्टर ए बी इक्वल टू -2i + 3j + 7k एंड वेक्टर बी भी इक्वल टू 2j + k। ये हमने सपोज कर लिया। अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग दिस वेक्टर मालूम करना। क्या फॉर्मूला होता है? स्केलर प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला है और वेक्टर प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला? पहले आप स्केलर प्रोजेक्शन लिखते हैं। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हाँ जी, क्या था? जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है और जिसके अलोंग लेना है उन दोनों की तो डॉट प्रोडक्ट होगी। तो पहली बात तो ये होगी ए डॉट बी। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है, इसके अलोंग लेना है और जिस वेक्टर के अलोंग लेना है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ठीक होगी बात? तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना था, इसके अलोंग लेना था, या कहते हैं इस वेक्टर की कंपोनेंट लेनी थी, इसके अलोंग लेनी थी। तो क्या करेंगे? दोनों की डॉट प्रोडक्ट और जिसके अलोंग लेनी है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमें यह भी पता चल गया कि हमें क्या क्या चीज़ें डिटरमिन करनी। ए डॉट बी फाइंड करना और बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो नो ए डॉट बी, ए आपके पास है -2i + 3j + 7k। बी क्या है? 2j + k। अब इसको आप यही लिखेंगे, ये यहाँ i यूनिट वेक्टर नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है उसकी कंपोनेंट 0 है। तो आप अगर इसके स्टेप्स करना चाहते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन चलें समझाने के लिए, तो ये वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर जो है वो है बेसिकली 0i + 2j + k। ठीक है जी। जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i की डॉट प्रोडक्ट i के साथ, और चूंकि वहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 0 है, i का 0 हो जाएगा। फिर j के साथ तो वो 6 आ जाती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ 7 है, वहाँ 1 है। चूँकि i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 और i डॉट j 0 होता है, इसलिए हम वो नहीं लिखते जो 0 आते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास? 13। तो इस फार्मूले में जो चीज़ें दो रिक्वायर्ड थी उनमें से एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली है, a डॉट बी। अब बी मैग्नीट्यूड लेनी है। बी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? 2j + k और ये बनेगा 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, किसके इक्वल आएगा? 4 + 1 √। ठीक है, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, वो फाइंड कर ली इस फार्मूले के मुताबिक। तो दो चीज़ें जो फार्मूले में हमने फाइंड करनी थी वो कर ली हैं। इन वैल्यूज़ को उसमें पुट करें अगर 1 में, तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन 1, तो स्केलर प्रोजेक्शन जो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी क्या फाइंड की हमने?
13 और बी मैग्नीट्यूड क्या फाइंड की है, √5। ठीक है जी। तो ये चीज़ें ये हमने मालूम कर ली। जब आपने वेक्टर प्रोजेक्शन मालूम करना है तो वो क्या है, वेक्टर प्रोजेक्शन, इसको कंपोनेंट भी आप कह सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी या अलोंग, उसका क्या फॉर्मूला है, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड और साथ बी यूनिट वेक्टर। और जो बी यूनिट वेक्टर है वो कैसे आता है, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, बी यूनिट वेक्टर आता है वेक्टर बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। यानी जो हमारा अब फॉर्मूला बनेगा उसमें उसके मुताबिक ए डॉट बी ओवर जो फार्मूला बन गया है इसके मुताबिक हम वैल्यूज पुट करें तो ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने पहले से ही फाइंड कर ली हुई है, वो क्या थी 13 ओवर √5। वेक्टर बी क्या है हमारे पास 2j प्लस के, और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलरेडी फाइंड कर रखी है 105, तो वो आ जाती हैं 105। क्या बना आपके पास 13 इंटू 2 26j प्लस 13k ओवर 5, 105 into 105 will make 5. This will be 26 over 5j प्लस 13 ओवर 5k। तो ये वेक्टर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन हमने यहाँ फाइंड कर लिया और वेक्टर प्रोजेक्शन हमने यहाँ फाइंड कर लिया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा जी। ये ड्राइव किया हुआ मैंने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में। अब चूंकि डायरेक्शन लगानी है ना, वेक्टर कंपोनेंट के लिए क्या चाहिए हमें डायरेक्शन, और किसकी चाहिए, जिसके अलोंग आप मालूम करना चाह रहे हैं। किसके अलोंग मालूम करना चाह रहे हैं, तो किसी भी वेक्टर के अलोंग जब उसकी डायरेक्शन चाहिए होती है तो वो यूनिट वेक्टर होता है अलोंग दैट वेक्टर। इट मीन्स कि वी नीड हियर यूनिट वेक्टर अलोंग बी। तो वो यूनिट वेक्टर अलोंग बी कैप कैसे आता है, वेक्टर बी और बी मैग्नीट्यूड। तो ये बेसिकली हमने स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग सम अदर वेक्टर। अब ये क्वेश्चन तब्दील होके आ जाए तो कोई इशू तो नहीं होना चाहिए आपको, ना ही आपको क्वेश्चन याद करना चाहिए कि बुक में है या नहीं है। आपको सिर्फ फार्मूला से गरज है, और फार्मूले के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनसे जो चीज़ें चाहिए वहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालना, वो आनी चाहिए। वेक्टर ए भी जो मर्जी दे दे वो, इसी को वो रिवर्ट कर दे कि वेक्टर बी की कंपोनेंट अलोंग ए करें तो स्लाइडली चेंज आएगी, यहाँ फिर ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बाकी वही रहेगा सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट देखें। इफ P10 -1 Q -1 2 0 R2 0 -3 S3 -2 -1 देन शो दैट, ये पॉइंट P Q R के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। देन शो दैट द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS इज इक्वल टू दैट ऑफ RS ऑन PQ। यहाँ तक समझ लें। स्केलर प्रोजेक्शन मालूम करने के लिए वो कह रहा है कि PQ का स्केलर प्रोजेक्शन ऑन RS वो उसके बराबर है अगर हम RS का स्केलर प्रोजेक्शन ऑन PQ लें। एक तो ये चीज़ हमने साबित कर, इससे ये पता चला कि हमें इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है, आल्सो शो दैट द कोसाइन ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज -4/9। ये दूसरी बात साबित करनी है। तो ये दोनों चीज़ें साबित करने के लिए ऑब्वियसली फर्स्ट वी हैव टू फाइंड PQ एंड RS। पहले PQ फाइंड करेंगे तो तभी, और RS फाइंड करेंगे तो फिर आगे बात चलेगी। तो सबसे पहले हम
पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू का क्या फॉर्मूला है? ओ क्यू माइनस ओ आर। इस वक्त जो फॉर्म लिखी हुई है ओ क्यू बेसिकली ये वेक्टर बनेगा, सॉरी ओ क्यू माइनस ओ पी। पी क्यू का फॉर्मूला आएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू बेसिकली ये है, तो इन शॉर्ट हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, -1 2 0 और ओ पी ये बनेगा -1 0 -1। ये बात फॉलो कर ली। मैंने आई जे के नहीं लिखे, जरा मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में भी नहीं दिए हुए। तो क्या करना है, ओ क्यू है -1 2 0 और ये ओ पी है 1 0 -1। अब सब्ट्रैक्शन में भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1 -1 ये हो जाएगा -2, फिर 2 -0 दैट विल रिमेन 2, 0 +1 ये आ जाएगा +1। इसको अगर आप आई जे के की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो आएगा -2i + 2j + k। ठीक होगी बात। अगला काम, ये पी क्यू हमने फाइंड कर लिया है, आर एस भी फाइंड कर जी। आर एस क्या होगा, दैट विल बी ओ एस माइनस ओ आर। अब ओ एस क्या है, वो है 3 -2 -1, ये ओ एस है। और ओ आर 2 0 -3 2 0 -3। अब 3 -2 1 -2 -0 -1 +3 +2 आएगा ना, ये -1 है और ये माइनस और ये माइनस +3, ये आ जाएगा आपके पास +2। इसको भी अगर आप आई जे के की फॉर्म में लिखना चाहें, i -2j + 2k, i -2j + 2k। चलें, अब पहली जो जी ये भी क्या हो जाता है आपको, ये माइनस है और ये माइनस है, +3 हो गया और +3 में से -1 करेंगे तो 2 रहना। एनी हो, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स थी वो तो कर ली। अब अगला काम करते हैं, बात उसने की हुई है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस। वो फॉर्मूला लिखते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस क्या होगा, पी क्यू डॉट आर एस ओवर आर एस मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। पी क्यू क्या फाइंड किया हुआ है बताएंगे जी, -2i + 2j + k डॉट आर एस i -g + 2k। मैग्नीट्यूड लेनी है i -2j + 2k। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट लें आप, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो -2, इसकी इसके साथ लेंगे तो -4, इसकी इसके साथ लेंगे तो डिवाइडेड बाई 1² + -2² + 2²। क्या बनेगा, -4 ओवर 1 +4 +4, तो ये -4/3 नहीं बनता। तो यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक है। नहीं, ये तो एंगल मालूम करना, ठीक है, मिस्टेक नहीं है। नहीं 9 तो बनता अंडर रूट लेने, वो और बात है, वो क्वेश्चन और, वो अगला पार्ट है, कोसाइन ऑफ द एंगल मालूम करना, उसमें हो सकता है 9 आ जाए।
इस वक्त जो हमने बात की है वो क्या कि 9 तो बनेगा ना, तो 9 का अंडर रूट भी तो है, 4 + 1 अंडर रूट 9, तो वो 3 रह जाएगा ना। तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस तो यही आ गया -4/3। अब दूसरा पार्ट क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, तो वो भी देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ आर एस ऑन पी क्यू, आर एस तो क्या होगा जी, आर एस डॉट पी क्यू ओवर पी क्यू मैग्नीट्यूड। अब जो डॉट प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी ले रखी है वो तो वही रहनी है ना, क्या ख्याल है, पी क्यू डॉट आर एस या आर एस डॉट पी क्यू तो बराबर होगी, तो वो क्या आई हुई है, वो हमने -4 हमारे पास कैलकुलेट हुई है, तो उसको तो दोबारा हम वर्किंग नहीं करते उसको, वो तो आ गया -4। पी क्यू की मैग्नीट्यूड लेनी है, पी क्यू की मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ से, पी क्यू आपके पास क्या है, ये है, तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड आती है -2i + 2j + k। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, वो भी वही आनी है, -4/4 + 4 + 1 अंडर रूट, एंड दिस विल अगेन बी इक्वल टू -4/3। तो दोनों एक काम तो प्रूफ हो गया ना कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस इज इक्वल टू स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ आर एस ऑन पी क्यू। अब कोसाइन ऑफ द एंगल का फार्मूला भी मैंने स्केलर प्रोडक्ट जब डिफाइन की थी तो वहां आपको डिस्कस किया था, तो वो क्या है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कौन कौन से हैं, पी क्यू एंड आर एस, देन क्या बनता है फार्मूला, कॉस थीटा किसके बराबर है, पी क्यू डॉट आर एस ओवर पी क्यू मैग्नीट्यूड एंड आर एस मैग्नीट्यूड। अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसकी मालूम कर ली हुई हैं। मिसाल के तौर पे पी क्यू डॉट आर एस मालूम कर लिया हुआ, वो क्या है, और पी क्यू मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, पी क्यू मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है, वो भी आर एस मैग्नीट्यूड भी 3 के इक्वल है, लिहाजा वो वैल्यूज चुके इसी क्वेश्चन में हमने भी फाइंड की हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू फाइंड दीज वैल्यूज अगेन। तो ये हमारे पास आ जाता है 4/9। तो क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था वो भी आपने सॉल्व कर लिया, आपको पता चल गया कि कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज -4/9। एंगल फाइंड करने के लिए नहीं कहा हुआ, अगर एंगल फाइंड करने के लिए कहता तो फिर थीटा उधर रख के कॉज उधर ले जाते, कॉज इनवर्स कर लेते। तो ये आपने केयरफुली इसको स्ट्रेटजी को समझना होता है। वो आपको तो एमसीक्यूज अब नहीं आएंगे, लेकिन आगे चल के जो एमसीक्यूज का एग्ज़ाम कभी होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का या कोई और टेस्ट आपके होते हैं, तो वहाँ अगर आपको आंसर में उसने कोसाइन ऑफ द एंगल पूछा हुआ है तो आंसर कुछ और होगा, और एंगल पूछा हुआ है तो आंसर कुछ और होगा, और वो दोनों आंसर वहाँ पे दिए हुए होंगे, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो जाए। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कोसाइन ऑफ द एंगल से क्या मुराद है, दैट इज कॉस थीटा, और एंगल से क्या मुराद है, दैट इज थीटा, जो उसके दरमियान एंगल है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस वेक्टर 2i + 2j - k एंड एन एंगल
ऑफ 60 डिग्री विद जे माइनस के। एक हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो दो गिवन वेक्टर के साथ सर्टन एंगल्स बना रहे हैं। क्लियर हुई बात? हम पहले तो इंफॉर्मेशन ज़रा कलेक्ट करते हैं। जो ये वेक्टर्स दिए हुए इनको ए बी सपोज कर लेते हैं। लेट जो वेक्टर गिवन है उसे 2i प्लस 2j माइनस के और एक वेक्टर गिवन है बी j माइनस के। ठीक है, ये अपने वेक्टर्स अज्यूम कर लिए। अब अगला काम क्या है? हमने कहा गया है कि आप एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो लेट u कैप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें बी द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। बात समझ आई? दो वेक्टर्स गिवन थे। अभी और भी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी यूज नहीं की है। दो वेक्टर्स जो गिवन थे उनको अपनी आसानी के लिए हमने ए बी लेबल कर लिया और हमें जो फाइंड करना है वो एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वो हमने सपोज कर लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब जो उसके पास इंफॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जो इंफॉर्मेशन है जो उसने जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी है उसमें एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो वेक्टर हमने मालूम करना है ये यूनिट वेक्टर है। भाई यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? तो पहली तो ये बात। देन ये जो है u मैग्नीट्यूड 1 होगी। वेक्टर इसकी जो मैग्नीट्यूड है कैसे लेनी है आपने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट ये 1। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। जो इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने एक इक्वेशन एस्टेब्लिश कर ली। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि जो वेक्टर ए है वो जो यूनिट वेक्टर है जो हमने फाइंड करना है वो इस वेक्टर के साथ ए के साथ एंगल क्या बनाता है? 45 डिग्री। यानी अगर मैं u डॉट ए लूँगा तो क्या लगना है मेरे पास? u मैग्नीट्यूड और a मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? 45। इज इट क्लियर? u डॉट ए फाइंड कर सकते हैं हम बोला? u क्या है? 1 नहीं है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये u है और इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है ए के साथ। ए क्या है जी? 2i प्लस 2j माइनस के और u मैग्नीट्यूड तो 1 होनी है ना, ये 1 है और a की मैग्नीट्यूड भी लेनी है 2i प्लस 2j माइनस के मैग्नीट्यूड। और मेरा ख्याल आप सबको ही पता है कि cos 45 किसके बराबर होता है? 1/√2। बात समझ आ गई है? u डॉट ए, u की वैल्यू लगाई, a की वैल्यू लगाई, u मैग्नीट्यूड 1 है, a मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड करते हैं cos 45 डिग्री 1/√2। तो इसकी ज़रा वर्किंग करें। x इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y माइनस जेड और यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा? 4 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 1/√2। ये बना 2। भाई जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे ना। आई थॉट क्या बड़े लाइक हैं, लेकिन आप तो मेरी तरह नालायक हैं। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर नहीं समझ आई?
2x प्लस 2y माइनस जेड, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, वो गलती से मैंने पहले ऐसे लिख दिया था प्लस डायरेक्ट 1, तो आपने ऑब्जेक्शन कर दिया। अब मैं इसकी जगह 3 लिखूंगा तब भी आपने ऑब्जेक्शन कर देना कि 9 आना है। 2x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू √9 1/√2। तो 2x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/√2। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। समझ आ गई? हम ग्रेजुअली जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज़ करते हुए दो इक्वेशंस हमने इस्टेब्लिश कर ली हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन जो है 2x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/√2। एक इन्फॉर्मेशन और भी थी कि जो यूनिट वेक्टर हम मालूम करने जा रहे हैं वो इस वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाता है, 60 डिग्री। तो यही कुछ करेंगे, यानी u डॉट वेक्टर b किसके बराबर होगा, u मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos 60 डिग्री। ठीक है, तो u फिर वही है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और वेक्टर बी तो आसान है हमारे लिए, वो है 0i प्लस जे माइनस के, और राइट साइड पे u की मैग्नीट्यूड आ गई है, और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है जे माइनस के मैग्नीट्यूड। cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के। cos 60 1/2। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? अच्छा जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 0 प्लस वाई माइनस जेड, तो ये बन गया 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2। ये बना y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 1/2। ये y माइनस जेड इज इक्वल टू √2 1/2। ये बना y माइनस जेड इज इक्वल टू 1/√2। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। समझ आई? यानी हमारे पास अब ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं, और 3 ही वेरिएबल्स हैं x y z। एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक है 2x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/√2, और एक है y माइनस जेड इज इक्वल 1/√2। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए ताकि हम आगे चल के हमारे पास x y z की वैल्यूज आ जाए। 4 से y की वैल्यू निकाल लें और वो 3 में पुट कर दें। ठीक है, और वहाँ से ये वैसे ये करें आप ये कि z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालें, यहाँ से निकलती है, वो यहाँ पुट करें, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालें। ठीक है, और ये x और z की वैल्यू जो आई हैं इन टर्म्स ऑफ y आई होंगी, तो वो तीनों यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ सिर्फ y रह गया होगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये डिपेंड करता है। अब मुझे पहले बताएं टाइम कितना है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब उन्हीं इक्वेशंस को रीराइट कर लिया हमने, जो यूनिट वेक्टर u इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमने सपोज किया हुआ था। इसकी मैग्नीट्यूड से u एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 निकला। फिर ये इक्वेशंस आपके पास आई हैं। अब इनको साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं या z की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से y की वैल्यू निकलती है, इक्वेशन नंबर 4 से y की वैल्यू निकलती है 1/√2 प्लस z। ये इक्वेशन 4 से वैल्यू निकाली y की, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। पुटिंग दिस इन 3 आपके पास है 2x प्लस 2, y की वैल्यू आई है 1/√2 माइनस z।
ठीक है, 2x प्लस 2y, y की ये जो वैल्यू आई है ये पुट कर दी है। उसके बाद माइनस जेड इज इक्वल टू 3/√2। ठीक है, ये बनता है 2x प्लस 2/√2 माइनस 2z माइनस z इज इक्वल टू 3/√2। हमने यहाँ से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z निकाली है, यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z निकालते हैं। ये बनता है 2x इज इक्वल टू माइनस 2z माइनस z, 3z हो जाएगा उधर जा, माइनस 3z हो जाएगा उधर जाएगा ये 3z। वन बाई ये वाली ये ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास आ गया प्लस। उसके बाद फिर राइट साइड पे अगर आप जाते हैं 2z माइनस जेड प्लस जेड, राइट साइड पे जाके हो जाएगा माइनस जेड, और ये आ जाएगा 3/√2 माइनस 2/√2 माइनस जेड। 2x इज इक्वल टू 1/√2 माइनस जेड, और x इज इक्वल टू 1/2√2, बल्कि 2x ये आ जाता है 1/2√2 माइनस 1/2z। ये x की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 6 कर दें। इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू हमने निकाल ली है y की इन टर्म्स ऑफ z। इक्वेशन 6 में वैल्यू निकाल ली x की इन टर्म्स ऑफ z। इन वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें जो अभी तक यूज़ नहीं हुई है, तो यहाँ से z की वैल्यू सबसे पहले निकलेगी। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम किस इक्वेशन से 6 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाती है? x की वैल्यू क्या है? 1/2√2 माइनस 1/2z। ये मैंने x की वैल्यू पुट की है x², फिर प्लस y²। उसके लिए आप y की वैल्यू ये है 1/√2 प्लस z का स्क्वायर प्लस z² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करें आप, क्या फॉर्मूला होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। a² 1/2√2 दिस स्क्वायर प्लस 1/2z² माइनस 2 टाइम्स 1/2√2 इंटू 1/2z। यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 स्क्वायर प्लस z² प्लस 2 टाइम्स टू z प्लस z² इज इक्वल टू 1। ये आपके पास बनता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1/8। यहाँ 1/4z², ये 2 आप इसके साथ कैंसिल करें तो माइनस क्या बनता है? 1/2√2z। यहाँ क्या बनता है? 1/2 का स्क्वायर 1/2 प्लस z², और यहाँ √2z प्लस z² इज इक्वल टू 1। कोई चीज़ देखें कोई कैंसिल होती है? कोई चीज़ कैंसिल हो जानी चाहिए थी, तो अभी तो नहीं लग रहा कि कोई चीज़ हमारे पास कैंसिल हो रही है। एनी हो, ये आप 1/4z² प्लस z² प्लस z², ये बना 2z² 2z² प्लस 1/4, यानी आपके पास आ गया 2 प्लस 1/4z²। उसके बाद ये आपके पास एक्सप्रेशन है प्लस √2 माइनस 1/2√2
जेड, इन दोनों में से कॉमन निकाला। और क्या रह गया आपके पास, +1/8 -1 इज इक्वल टू 0। ये 1/8 है और राइट 1/2 भी है। +1/8 + 1/2 -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बना, इसका एल्शियम लेंगे 4 आएगा, 4 2 8 + 1 9/4 z² प्लस √2 × 2 √2 -1/2 √2 z। यहाँ 8 एल्शियम आ गया 1 + 4 -8 इज इक्वल टू 0। ये बना 9/4 z²। जी आगे यहाँ क्या बनता है, √2 × √2 2 और 4 -1 3 3/2 √2 z। और ये -8 + 4 -4 -3 -3/8 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है z में। फर्दर सिंप्लीफाई इसको किस तरह किया जा सकता है कि आप पहले 8 से मल्टीप्लाई करा लें, सारी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करा लें, थोड़ा सा जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ज़रा आसान आ जाए। तो 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 4 2 8 18 z²। इसको जब 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, ये ज़रा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 3/2 √2 को 8 से मल्टीप्लाई कराएं, जी क्या होगा, 24 × 3/√2। और ये क्या होगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 × 3/√2। ये कट जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा, 6/√2। ठीक है, ये आ गया 6/√2 z -3 इज इक्वल टू 0। तो अभी तक जो हमने सिंप्लीफाई हम कर पाए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप ज़रा z की वैल्यू निकाल के मुझे बताएं क्या आती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और z की वैल्यू निकालें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए a आपके पास आ गया z² का कोएफिशिएंट 12 18 और z का कोएफिशिएंट b जो है वो 6/2 और c आपके पास कांस्टेंट है -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, z की वैल्यू -b + -b² -4ac√2 है। अब ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। b की वैल्यू है 6/2 + -6/2² -4 × 18 -3 2a 2 × 18। ये 6 का स्क्वायर आएगा 36 और √2 का स्क्वायर 2 आएगा। 36 × 2 क्या बन जाता है 72 और ये 216 इनको ऐड करें 288। और अब आपके पास ये जो z की वैल्यूज आती हैं -6/2 प्लस माइनस इसको कर लेते हैं 144 × 2/36 और ये वैल्यूज जो हैं बनेगी -6/2 प्लस माइनस 144/√2/36 ये बनेगी -6/2 प्लस माइनस ये 12 आ जाता है √2/36। अब आप देखें इसमें से 6/2 कॉमन निकलता है, यानी अगर आप कॉमन निकालें तो यहाँ 1 रह जाए। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है, जो इक्वेशन आई थी z² वाली, उसके मुताबिक हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसकी सिंप्लीफिकेशन आपके सामने कर दी है।
z की वैल्यू आ गई है 1/3/2 और z की वैल्यू आ गई है -1/2। जो दरमियान में अब इंटरप्शन होगी, कॉल आ गई, जिसकी वजह से शायद कुछ रह गया लेक्चर। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी थी ना z² वाली, उसमें z² का कोएफिशिएंट a है वो 18 है, z का कोएफिशिएंट b है 6/2 और कांस्टेंट c है -3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं z = -b + -b² - 4ac/2a, और वो a और b c की वैल्यूज यहाँ पुट करके इनकी सिंप्लीफिकेशन की है, और उसके बाद यहाँ से z की दो वैल्यूज़ आई हैं, सारी सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। एक आई है 1/3/2 और दूसरी आई है -1/2। अब हमारे पास जो हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है वो है xi + yj + zk। उसमें z की दो वैल्यूज़ आई हैं। इसी तरह हमें x और y की मिलेंगी। x और y की मालूम करने के लिए ये इक्वेशन हमारे पास हैं। इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो y की वैल्यूज़ आएंगी, और फिर एक इक्वेशन और थी जिसमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z हमने, वो इक्वेशन नंबर 6 थी, तो उसमें पुट करेंगे z की वैल्यूज़ तो x की आएंगी। अब बारी बारी z की वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले आप ये वाली चलें ले लें वैल्यू, ये वाली z की वैल्यू 1/3/2 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 में। तो पुटिंग z = 1/3/2 इन 5 और 6। तो अगर आप 5 में पुट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू आती है 1/2 और z की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1/3/2। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? ऑब्वियसली 3/2 आएगा। √2 3/2 को डिवाइड करें सिर्फ 3 रह जाता है, और यहाँ पे 1, ये क्या बनता है 4/3/2। ये क्या बनता है 2 × 2/3/2, तो वो बन जाएगा 2√2/3। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू में x = 1/2√2 - 1/2, और z की वैल्यू क्या रखी हुई है 1/3/2। ये z की वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास बनता है 1/2√2 - 1/6√2। एलसीएम क्या बनेगा इसका 6√2। ये रह जाएगा 3 - 1, ये फिर क्या बन जाएगा 2/6√2, और ये आपके पास आ जाएगा क्या √2/6, या 3 कर लेना, उसको वैसे ही काट दें 1/3/2। x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई, और z की भी आ गई। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो जो यूनिट वेक्टर्स मालूम करने थे उनमें से एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट करें तो एक यूनिट वेक्टर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आई है 1/3√2i, y की वैल्यू क्या है +2√2/3j, और z की वैल्यू क्या थी +1/3√2k। एक आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर ये है। यही अब हमने काम करना है z = -1/2 के लिए। ये वाली जो z की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 में पुट करेंगे तो दूसरा यूनिट वेक्टर आएगा।
नेक्स्ट पुटिंग z इज इक्वल टू -1/√2 in 5 and 6. जी इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं तो क्या आता है, y की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें तो x की वैल्यू क्या आती है 1/2√2, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 माइनस 1/2 और उसकी वैल्यू क्या है -1/√2। ये बन जाएगी 1/2√2 प्लस 1/2√2। इसका एलसीएम आएगा 2√2, 1 + 1 2/2√2 कैंसिल हो गया 1/√2। जब आप इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो यूनिट वेक्टर आता है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी अभी 1/√2i, y की वैल्यू तो 0 होगी हुई है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और z की वैल्यू आपके पास क्या है -1/√2 के यूनिट वेक्टर। These are the two required unit vectors satisfying the given condition। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, आप यूनिट वेक्टर मालूम करें जो दिए हुए वेक्टर के साथ, एक के साथ एंगल 45 दूसरे के साथ एंगल 60 बनाते हैं। हमने यूनिट वेक्टर सपोज किया और जो एंगल 45 और एंगल 60 वाला फॉर्मूले लगा के हमने 3 इक्वेशंस डेवलप की, जिनमें पहली इक्वेशन तो थी x² + y² + z² इज इक्वल टू 1। दूसरी जो है वो दूसरी कंडीशंस को यूज़ करते हुए की, वहाँ से फिर x, y, z की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू निकली 2, चूँकि z की 2 निकली हैं तो फिर x की भी 2 निकली, y की भी 2 निकली। इस तरह हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर्स बने। अब यही क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है, मसलन मैं ही चेंज कर दूँ, वहाँ पे पहले के लिए मैंने 45 डिग्री और दूसरे के लिए 60 का है, मैं फिर दोनों के लिए अगर 45 कह दूँ तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। वहाँ अगर वेक्टर्स ही चेंज कर दिए जाएँ तो कोई और क्वेश्चन बन जाएगा। एक एंगल 60 लिया हुआ था वो 30 कर दिया जाए तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये तो एक्चुअल तो जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो यही है। अब उसमें एंगल चेंज कर दिए जाए, वेक्टर चेंज कर दिए जाए, वो तो मैटर नहीं करते। जो इसका थीम है वो तो यही है कि इस इनकी इक्वेशंस को अप्लाई करते हुए हमारे पास 3 इक्वेशंस बननी है और फिर उन 3 इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। होपफुली क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।